नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। आज मैं आपके बीच लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इसकी मान्यताएं और कुछ इससे जुड़े अपवादों का जिक्र करूंगा। मांग का जो नियम है ये एक तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का नियम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का रूल्स है, लॉ है ये, और यह बताता है कि अन्य सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स में जो मांग को प्रभावित करते हैं, कुछ फैक्टर्स डिटरमाइंड हैं पहले से, जिसको हम लोग आगे अभी देखेंगे मान्यताओं में। तो अगर हम उसको सामान्य रहने दें और किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में परिवर्तन करें, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जो सेवा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें, तो हम देखते हैं कि जो वस्तु की मात्रा या सेवा की मात्रा जो ली जा रही थी, क्रय की जा रही थी, उस पर उसका असर होता है। और यह किस तरह से होता है? वो सामान्य से नियम से होता है कि अगर हम किसी वस्तु का कीमत बढ़ा देंगे तो उसको खरीदने वालों की संख्या कम हो जाएगी, और जब हम वस्तु या सेवा का कीमत घटा देंगे तो उसको उसको क्रय करने वालों की संख्या क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कुछ उदाहरण द्वारा, ग्राफ से भी, कि जो डिमांड कर्व है वो किस तरह के स्लोप में होता है, और कुछ उदाहरण भी हम लेंगे समझने के लिए। जो मांग की मात्रा है और जो वस्तु का मूल्य है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब एक के बढ़ने के साथ दूसरा घटता है। यह जो नियम है वो ये बताता है कि मूल्य में परिवर्तन होने पे, अगर हम प्राइस में कोई चेंज करते हैं तो उसके कारण मांग की मात्रा किस दिशा में बदलेगी, बढ़ाने पे, घटाने पे, घटता है या बढ़ता है। मांग का नियम जो है वो एक तो क्वालिटेटिव है, गुण को शो करता है, और यह रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। यह हमें बताता है कि मूल्य में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, लेकिन कितना होता है यह परिवर्तन, यह हमें मांग का नियम नहीं बता पाता है। हम लोग एक इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वो, और आप देख रहे होंगे P1 इसमें दिख रहा है, तो P1 जो है वो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है। O से P1, और इधर मांगी गई मात्रा जो है वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, उसको आप देखिए Q1 शो हो रहा है डॉटेड लाइन से। तो P1 पे हमारी जो मात्रा है वो बहुत थोड़ी सी मांगी जा रही है, Q1, मतलब जब हम दाम बढ़ाते हैं तो हमारा जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम P2 देख रहे हैं, प्राइस को हमने क्या किया है? डिक्रीज़ किया है। O2 P2 देखिए आप, O से P2 देखिए, थोड़ी सी दूरी कम है ना, मतलब प्राइस कम हुआ है, तो मात्रा हमारी लंबी हो गई। कितना हो गया है? O2 Q2, मतलब O से Q2 हो गया, Q1 से Q2 हो गया। P2 पे हमारा जो शो हो रहा है मात्रा, वो Q2 शो हो रहा है, जो कि बढ़ा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये दर्शाता है कि मांग हमारी जो बढ़ती है वो प्राइस के कम होने के कारण बढ़ती है, और मूल्य की जो गिरावट है उस गिरावट के कारण क्या होता है? खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है, और मांग वक्र का जो कर्व आप देख रहे हैं जो बन रहा है हमारा, वो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है दाएं से बाएं और आपका ऊपर से नीचे की ओर। यह जो है यह ऋणात्मक है, और यह दर्शाता है कि मांग की मात्रा तब बढ़ती है जब मूल्य घटता है। और मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु यह दर्शाता है
कि एक जो कंज्यूमर है, जो एक उपभोग करता है, वो किसी दिए गए मूल्य पर कितनी मात्रा क्रय करेगा, या दूसरे अगर हम शब्दों में देखें तो उपभोक्ता जो है वह वस्तु की अलग अलग मात्रा के लिए अधिकतम मूल्य क्या देगा। ये जो है ये इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। अगर हम मांग के नियम के कुछ मान्यताओं को देखें, कि मान्यताओं से मतलब यहाँ पे है एजम्पशंस, कि हम कौन कौन से कंडीशन रखेंगे या फॉलो करेंगे तभी ये नियम हमारा लागू होगा। अब जैसे इसमें है कि उपभोक्ता की आय में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके आय में अगर आप परिवर्तन कर देंगे तो आय के बढ़ने के कारण उसकी जो खरीदने की जो इंटरेस्ट है वो दूसरी प्रोडक्ट की ओर चली जाती है। तो यहाँ में आय में परिवर्तन नहीं करना है, कंडीशन एक है। उत्पाद के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो प्रोडक्ट हमारा है उसके मूल्य में भी कोई परिवर्तन मत करिए। अभी हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उस समय परिवर्तन, मतलब बार बार वहाँ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पाद के जो क्वालिटी हैं उसमें भी हम कोई छेड़छाड़ ना करें। और सबसे बड़ी बात कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट वहाँ पे नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, कोई नज़दीकी विकल्प नहीं होना चाहिए कि हम एप्पल नहीं मिला हमको तो हम 6 पीस जो है बनाना खा लिए। नहीं, हमें एप्पल खाना है तो एप्पल ही खाना है, उसका कोई विकल्प हमें नहीं देखना है। और अन्य मिलते जुलते उत्पादों के मूल्य में भी समानता होनी चाहिए। जैसे उसी तरह का जो हम प्रोडक्ट पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट जो है उसके भी ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कि वो मूल्य में कमी बेसी ना करें। नहीं तो कमी कर देगा तो फिर कंज्यूमर जो है वो सेम क्वालिटी और सेम काम के लिए दूसरे प्रोडक्ट की ओर मूव कर जाएगा। जनसंख्या का जो आकार है उसमें भी कोई परिवर्तन ना हो। जैसे 1000 लोग यूज करने वाले हैं तो 1000 ही रहे, 1200 ना हो जाए या 800 ना हो जाए, नहीं तो ऐसे ही कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सब कंडीशंस हमें जो है वहाँ पे देखने हैं कि जो वातावरण और मौसम है वो भी थोड़ा सा एक समान हो। कर की दर और मुद्रास्फीति वगैरह ये भी थोड़ी सी कांस्टेंट होनी चाहिए, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हम ये तो हुए हमारे मान्यताएं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर हम मांग के नियम के अपवाद को देखें, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम कहते हैं कि इन सब चीज़ों पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो मांग के नियम के अपवाद जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी स्थिति में लागू नहीं होने देते हैं इस नियम को, और ये कारगर नहीं होता है वहाँ पे। जो आगे हम आपको कुछ घटक बताने जा रहे हैं, इस पे ये मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। इसमें है घटिया वस्तुएं, जिसको हम गिफिन प्रोडक्ट बोलते हैं। घटिया वस्तु होने की स्थिति में यह नियम लागू नहीं हो पाता है मांग का। घटिया किस्म की जो वस्तु होती है उसका उपयोग हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि व्यक्ति के आय में अगर वृद्धि हो जाए, जो कंज्यूमर है उसका इनकम बढ़ जाए, तब वो क्या करता है, सुपीरियर प्रोडक्ट की ओर भागने लगता है। उत्तम श्रेणी के जो वस्तु हैं उसको खरीदना पसंद करता है कि नहीं, बहुत गरीबी हो गई, अब पैसा आ रहा है तो हम थोड़ा अच्छे क्वालिटी का यूज करें सामान का। जब घटिया वस्तु का मूल्य घटता है तो देखा गया कि उस वस्तु की गुणवत्ता में और गिरावट आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग घटती है। और इस मांग घटने को अगर हम देखें तो मतलब आप मूल्य कम कर रहे हैं और साथ साथ मांग भी कम हो जा रहा है। और हमने मांग के नियम में क्या पढ़ा कि मूल्य के कम होने पे मांग बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे विपरीत चीज़ें हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मांग का जो नियम है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, वो लागू नहीं हो पाता है घटिया प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि इनकम तो एक घटक है ही घटिया प्रोडक्ट्स, इन्फीरियरिटी प्रोडक्ट के लिए। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर घटिया प्रोडक्ट है, कम क्वालिटी का है, उसका अगर आप दाम घटा दिए, मतलब और घटिया बनाने जा रहे हैं, ऐसा कंज्यूमर के दिमाग में होता है। और वो क्या करता है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट की वस्तु को, प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदता है या उस पर खर्च करता है। एक और तरह का प्रोडक्ट है जैसे प्रदर्शन की वस्तुएं, जो जिस वस्तु से हमारा स्टेटस सिंबल होता है, हम शो ऑफ करते हैं ना, इस टाइप की जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं। जैसे ज्वेलरी है, ये दिखाने की वस्तु होती है और इनकी जो उपयोगिता है वो लगभग शून्य की तरह होती है, या थोड़ा बहुत होता है। बिल्कुल मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ये उपयोग में लेने वाली चीज़ें होती हैं, ये कम उपयोग में आती हैं। जैसे डायमंड है, हीरे हैं, उनके गहने आप सिर्फ शो ऑफ के लिए ही यूज करते हैं। जब इन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो इनकी मांग भी क्या होती है, वो अधिक हो जाती है, और जब इनका मूल्य कम होता है तो इनकी मांग भी कम हो जाती है। धनी व्यक्ति इनका प्रदर्शन इस प्रकार करते हैं कि जैसे यह वस्तु सिर्फ उन्हीं के पास है, दूसरे के पहुंच से दूर है, वो नहीं ले पाएगा। एक घटक और है अपवाद में कि उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी क्या होता है, हमें जानकारी नहीं होती है, उसके कारण भी हम दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं कि उपभोक्ता किसी उत्पाद की, किसी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है अधिकतर उसके मूल्य से निर्धारित करता है, ब्रांड से निर्धारित करता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कि 5,000 6,000 का है और किसी और शॉप पे आपको ये 1,000 का मिल रहा है, तो आपको लगता है नहीं, ये अगर 6,000 10,000 ले रहा है तो इसके अंदर क्वालिटी है और एक ब्रांड है, वो उस पे वो जाता है और कम मूल्य वाले उत्पाद की गुणवत्ता को क्या करता है, इग्नोर करता है, घटिया मान करके उसकी मात्रा कम खरीदता है या नहीं खरीदता है। और जो दूसरा जिसको सिलेक्ट कर रहा है वो ऊंचे दामों वाली वस्तु को बढ़िया समझकर उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या करता है, ज़्यादा खरीद लेता है कि यह जो है बहुत महंगी है तो अच्छी होगी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें ये आशंका हो जाए कि वस्तु का जो आपूर्ति है वो नहीं होने वाली है भविष्य में, जो सप्लाई है, जो सप्लाई चैन है कमोडिटी का, वो कहीं से रुकने वाला है, पर्याप्त मात्रा में आपके शहर में नहीं आने वाला है भविष्य में। तो उसकी आशंका को देखते हुए भी हम क्या करते हैं कि ऊंचे दामों पे प्राइस को खुद ही वहाँ डिमांड बढ़ा करके पब्लिक जो है थोड़ा सा पैनिक हो जाती है और जाके मार्केट से उठाना शुरू करता है। जैसे ही डिमांड देखते हैं जो शॉपकीपर है कि बहुत तेज़ी से लोगों का बढ़ रहा है, वो भी अपना प्राइस बढ़ा देता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सप्लाई के अभाव में या एक आशंका को देखते हुए लोग ज़्यादा खरीदते हैं और भविष्य के लिए वो संग्रह कर लेते हैं। एक और प्रमुख घटक है उदासीनता। यह जो उदासीनता है ये लोगों के क्रय शक्ति घटने के कारण, जो परचेजिंग पावर है वो कम होने के कारण, मूल्यों में अगर कमी भी होता है तब भी वो उसका डिमांड नहीं करता है। जैसे कोरोना काल में लोगों का इनकम कम हो गया, आप गाड़ियों का दाम घटा भी देंगे तो लोग उधर मूव नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है। तो दाम, हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था कि
प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे आप कम करते जाइए, इनकम है ही नहीं, तो वो डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे। मतलब उनकी एक उदासीनता कर लीजिए, या उनका जो इंटरेस्ट है वो नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनकम। एक परिकल्पना भी घटक है। परिकल्पना का यहाँ मतलब होता है एक ऐसे ही दिमाग में बना लेना कि मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और क्रय कर लेते हैं। जब मूल्य किसी वो चीज़ का घटता है तो वो हो सकता है कि घटिया हो, कुछ अपने दिमाग में एक ऐसी परिकल्पना कर लेना कि मूल्य बढ़ जाएगी, इससे बढ़ने से पहले ही हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें, क्रय कर लें। तो इस तरह का भी सिचुएशन जब आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों का बाज़ार में किसी उत्पाद के प्रति जो परिकल्पना बना करके लोग खरीदते हैं या कम खरीदते हैं, उस पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। घटिया वस्तुओं की तरह ही कुछ निकृष्ट वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं का मूल्य जब कम हो जाता है तब लोग उन वस्तुओं का उपभोग कम कर देते हैं। मतलब मूल्य आपने कम किया और इसलिए कम किया कि लोग परचेज करेंगे, और उल्टा हो गया, लोग उसको खरीदना ही बंद कर दिए। इस तरह आय में जो बचत होती है उसे श्रेष्ठ वस्तुओं के, जो अच्छे सुपीरियर वस्तु हैं, उस पर लोग व्यय करते हैं, घटिया वस्तु पे नहीं जाते। वो कहते नहीं ये कहाँ दाम कम कर दिया है, अब हम लोग थोड़ा मात्रा इनका कम करके पैसा इकट्ठा करके कम ही लें, लेकिन अच्छे क्वालिटी की वस्तु की ओर बढ़ें। उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसके मूल्य में परिवर्तन की संभावना। कभी कभी क्या होती है कि कुछ चीज़ों को देखते हुए कि अच्छा अगला 6 महीना लॉकडाउन में जाएगा, या ऐसा पिछले साल हुआ था तो इस साल भी होगा, और पिछले साल तो इसका दाम इतना था तो इस साल भी हो सकता हो जाए। तो भविष्य के आशंका में लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का मूल्य बढ़ा देते हैं डिमांड करके, और वो उसको खरीदने लगते हैं। उसकी कीमत चाहे कितनी भी क्यों ना हो, आप बढ़ा जाइए, मार्केट में बढ़ा दीजिए, उसका कीमत लोग ले लेंगे। और एक प्रमुख घटक है फैशन से बाहर जो वस्तुएं हो जाती हैं। फैशन से बाहर होने पे एक सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है कि उस वस्तु को लोग भूलना शुरू करते हैं, और जो फैशन में है, जो ट्रेंडिंग में है, उसको लोग पसंद करने लगते हैं। उसके दाम बढ़ने घटने का कोई असर नहीं होता। आप उसको फ्री में एक के साथ एक भी देंगे तब भी लोग नहीं जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं आउटडेटेड है, कौन पहनता है इस तरह का, कौन यूज करता है। तो फैशन भी हमारे मांग के नियम को थोड़ा सा प्रभावित करता है। आवश्यक वस्तुएं जो हैं उसकी मांग का भी आप देखिए कि जो खाने की चीज़ें होती हैं, अक्सर उनका दाम बढ़ने से उनके मांग पे कोई असर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आप बढ़ा देंगे तब भी लोग खाने के लिए वो वस्तुएं परचेज करेंगे ही करेंगे। जब किसी वस्तु पर किया गया व्यय कुल जो हमारा इनकम है उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, हम किसी वस्तु पे उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं जो हमारे बचत का है, हमारा इनकम चाहे जो हो, लेकिन अगर हम कुछ बचत कर पा रहे हैं तो उसी हिस्से से हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु को परचेज कर रहे हैं, और उस वस्तु का जो मूल्य बढ़ता है उसकी मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बचत का उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु को खरीदने में। हम बचा बचा के लेते हैं, ये कह सकते हैं आप कि आप बढ़ाते रहिए, हम बचा रहे हैं, जब मेरा अच्छा खासा बच जाएगा तो हम आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। इस टाइप का एक मार्केटिंग होता है। यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मांग के नियम का। और विशिष्ट ब्रांड वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो हमने अभी ऊपर आपको समझाया सुपीरियर का, कि विशिष्ट ब्रांड की वस्तुएं ये इनकी जो एडिक्ट टाइप का दिमाग पे डालती है, साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है इसका कि नहीं हमें यही ब्रांड लेना है, भले हमको एक कोई प्रॉपर्टी बेच दें, हम उसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे।
एक सनक टाइप का दिमाग में बन जाता है, पागलपन जिसको कहते हैं, एक नशा, एक उसके प्रति जो है, उसी को यूज करने के प्रति जो एक ललक होती है, वो भी हमारे मांग के नियम को यहाँ पे लागू नहीं होने देती है। और उस ब्रांड के जो भी मूल्य में वृद्धि हुई है नहीं हुई है, उस मूल्य पे वो परचेज करने को रेडी होता है। तो हमने आपको मांग के नियम को भी समझाया, उसकी कुछ मान्यताएं, कुछ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस जो होनी चाहिए वो भी हमने चर्चा किया, और अभी जो आपको बताया कि किस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, कुछ अपवाद भी हैं उसको। धन्यवाद।